चलिए जी, सही है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज अब क्लियर है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? जी, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं, अगर आप लोग करेंगे तो मुझे पता नहीं चल। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर ज़ारा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं विद जीआईटी पैथोलॉजी। ठीक है, तो जीआईटी पैथोलॉजी में सबसे पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द एसोफेगल कैंसर्स। एसोफेगल कैंसर्स में हमारे पास दो कैंसर्स हैं, एक स्क्वेमस सेल, एक अडीनो। ठीक है, जो अपर टू थर्ड इन्वॉल्व करता है दैट इज द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और ये मेनली जो है वो इन्वॉल्वमेंट आती है इन द स्मोकर्स, और दूसरा जो अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, फिर जो एडिनो कार्सिनोमा आता है ये वन थर्ड लोअर वन थर्ड कवर करता है। पेज नंबर 394, जीआईटी पैथो डबल है। और जो अडीनो कार्सिनोमा है ये लोअर वन थर्ड को कवर करता है, जिसके अंदर ये गर्ड या बेरट एसोफेगस। इसका एमसीक्यूज आता है कि आपके पास प्री मलिग्नेंट कंडीशन ऑफ एसोफेगस कौन सी होती है। तो प्री मलिग्नेंट कंडीशन जो होती है उसके अंदर आती है आपके पास बेरट एसोफेगस, जो कि malignancy में कन्वर्ट हो जाती है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, ठीक है। तो एमसीक्यूज दो हो गए यहाँ पे डीनो के साथ। एक तो ये लोअर वन थर्ड को कवर करते हैं, दूसरा इसकी जो प्री malignant कंडीशन है दैट इज द बैरेट एसोफेगस जो ये करती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली उसके साथ है तो एडिनो कार्सिनोमा। और जो स्क्वेमस सेल है वो एज पर स्क्वेमस, एज पर स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, और दूसरा इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है स्मोक्ड फूड। ठीक है, स्मोक्ड फूड का भी बहुत दफा पूछते हैं। नाइट्रोसमाइंस जो होते हैं स्मोक्ड फूड के अंदर होते हैं, और वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ, मेनली ये इसोफेगल कार्सिनोमास के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्राइटिस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मेन जो हमारे पास दो चीजें हैं, एक एनजेड इंड्यूस्ड है गैस्ट्राइटिस, और एक एच पाइलोराई इंड्यूस्ड है। ठीक है, जो हमारे पास अगर गैस्ट्रिक अल्सर कोई आता है तो उसके अंदर हमने दो वर्कअप कराने होते हैं, मेनली एक एच पाइलोराई का और एक एनसेड्स का। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट से पूछना है कि कोई जोड़ों में दर्द तो नहीं है जिसकी वजह से कोई मेडिसिन वो कंटिन्यू की हो उसने। ठीक हो गया। उसके बाद बाद दफा ये लिखा आता है कि बर्न्स के अंदर कौन से अल्सर्स होते हैं, तो उसे हम कर्लिंग अल्सर्स कहते हैं। ब्रेन इंजरी में कुशिंग अल्सर्स होते हैं। ये एमसीक्यूज आते हैं। या सिर्फ इस तरह ही लिखा होगा कि पेशेंट को कुशिंग अल्सर है तो बताएं आपका पेशेंट किस मसले के साथ आया है। तो हाँ, जो कुशिंग अल्सर है वो ब्रेन इंजरी के साथ आया है। ठीक है, और जो कर्लिंग अल्सर हैं वो बर्न के पेशेंट में होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा जो एच पाइलोराई अल्सर कॉज करता है वो बहुत मोस्ट मतलब कि अफेक्टिव होता है कि अगर वो कार्सिनोमा कॉज करे। ठीक है, तो कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है या एच पाइलोराई में। गैस्ट्रिक अल्सर की पेन जो है वो फूड के बाद जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फूड इनटेक पे जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन बढ़ जाती है, तो ड्यूडेनल अल्सर की पेन जो है वो फूड इनटेक पे कम हो जाती है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, उसने कहा कि उसको फूड इनटेक पे पेन हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, और फूड इनटेक पे वो पेन ठीक हो रही है तो वो ड्यूडेनल अल्सर होता है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के लिए याद रखना है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वही है। कौन से हैं? एच पाइलोराई और एनसिड इंड्यूस। ठीक है, तो ये दो जो है मेन है विद द गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर जो आता है ये ब्लड टाइप ग्रुप ए वाले जो होते हैं, ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनके वो मोर प्रॉन टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमाज होते हैं। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में अडीनो कार्सिनोमा ही सिर्फ आपको मिलता है, स्क्वेमस कार्सिनोमा नहीं मिलता। ठीक है, स्टमक में याद रखिएगा गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। ठीक हो गया। और नाइट्रोसमाइंस का इन्होंने लिखा हुआ है, तो नाइट्रोसमाइंस का वही है, सेम वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ। स्मोक्ड फूड की हिस्ट्री, नाइट्रोसमाइंस की हिस्ट्री जो है वो स्टमक कार्सिनोमास करती है। ठीक है, फिर अगर पैप्टिक अल्सर डिजीज की बात करूं तो वही है गैस्ट्रिक अल्सर इंक्रीज विद द डाइट, एंड ड्यूडेनल अल्सर जब डाइट लेता है पेशेंट तो उसकी पेन जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो एच पाइलोराई है वो ड्यूडेनल अल्सर ज्यादा कॉज करता है देन गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो एच पाइलोराई का ज्यादा मोर प्रॉन ड्यूडेनल अल्सर है।
फिर उसके बाद जो ड्यूडिनल अल्सर होते हैं वो अपनी ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में ज्यादा होते हैं, ये बात याद रखनी है। और ये जो परफोरेट करते हैं ये पोस्टीरियर वॉल को परफोरेट करते हैं। ड्यूडिनल अल्सर अपनी पोस्टीरियर वॉल को परफोरेट करता है। अगर ये पोस्टीरियर वॉल को परफोरेट कर जाए तो यहाँ पे पीछे पड़ी होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो हमारी राइट हेपेटिक आर्टरी से हेपेटिक आर्टरी से निकली होती है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी होती है। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी सिलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। ये आर्टरीज का जो गुच्छा है कि कौन सी कहाँ से निकली ये हम करेंगे इन द एनाटमी, ठीक है, उसमें वर्ड नहीं होना। सिलिक आर्टरी से निकलती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक से गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ना वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे सप्लाई कर रही होती है। जब भी ड्यूडेनल अल्सर बनेगा ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम पे परफोरेशन करेगा तो हमारे पास जो है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो डैमेज होगी। इसी तरह गैस्ट्रिक अल्सर जब बन जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो लेसर कर्वेचर पे या इंस्यूरा एंगुलैरिस, जो पाइलोरस और एंट्रम के दरमियान एरिया होता है ना इंस्यूरा एंगुलैरिस का, वहां पे कॉज करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स क्या करते हैं, जो है वो लेसर कर्वेचर या इंस्यूरा एंगुलैरिस के एरिया पे कॉज होता है। और अगर लेसर कर्वेचर के एरिया पे गैस्ट्रिक अल्सर, आवाज नहीं है, अब आ रही है। कब गई है बीच में से, समझ आइए कहाँ तक समझ आई है, अभी आ रही है, ठीक है, कहाँ बीच में बस गई है। अच्छा ठीक है, इंफ्यूज, अच्छा ठीक है, सही है, ओके फाइन। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो जब लेसर कर्वेचर के एरिया पे कॉज करता है गैस्ट्रिक अल्सर, तो उधर वहां पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सिलियक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी निकल रही होती है जो कि लेसर कर्वेचर के एरिया को सप्लाई कर रही होती है। तो उसके अंदर जो है वो वहां पे जो अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करेगा तो मेनली वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करती है, ठीक है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर पोस्टीरियर वॉल को परफोरेट करेगा तो फिर उसके अंदर स्प्लीनिक आर्टरी होती है, ठीक है। ये मैं आपको एक दफा देखती हूँ पिक्चर, मेरे पास पड़ी तो हुई थी, अगर पड़ी भी है तो मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ तो लर्न हो जाएगा। एक मिनट दीजिएगा, मैं पिक्चर देख लूँ फिर। नहीं यहाँ पे नहीं पड़ी, अच्छा क्या है कि ये हमारे पास स्टमक है ना, ठीक है, ये ऊपर से एसोफेगस आ रही है, ठीक है, ये स्टमक है और ये इधर से ड्यूडेनम, ठीक है। लेसर कर्वेचर का ये एरिया ये ग्रेटर कर्वेचर होता है इसका, ठीक है। लेसर सिलियक ट्रंक जो ऊपर से आ रही होती है वो देती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, तीन आर्टरीज दे रही होती है। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ना वो इस एरिया को सप्लाई करती है और एसोफेगस के लोअर पार्ट को भी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है वो अपनी ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो ये होती है ये ड्यूडेनम के अपर पार्ट पे सप्लाई करती है, ठीक है। इसलिए जब ड्यूडेनम के ये वाला पोर्शन का परफोरेट होगा पोस्टीरियर वॉल से तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी डैमेज होगी। और अगर स्टमक के लेसर कर्वेचर की बात करता है तो यहाँ पे मेनली जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो वो डैमेज होती है। लेकिन स्टमक का जो बेड होता है ना, स्टमक के बेड पे पीछे, क्योंकि सिलिक ट्रंक से तीसरी आर्टरी मैंने बताई स्प्लीनिक आर्टरी, तो वो ये स्टमक के बेड से होके तो स्प्लीन पे जा रही होती है, ठीक है। स्टमक के नीचे से गुजर के तो स्प्लीन तक जा रही होती है। तो स्टमक के अगर बेड की बात करूं या परफोरेशन इसके पोस्टीरियर वॉल की मैं बात करूं स्टमक की, तो स्प्लीनिक आर्टरी की होगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गए कौन सी कहाँ होगी, ठीक हो गया। तो ये जो है ना वो याद रखना, बाकी हम आर्टरीज की डिटेल हम बाद में करेंगे, अभी बस इतना याद कर लें कि जो अल्सर हैं उनकी कौन सी आर्टरी कहाँ पे होगी और कौन सी डैमेज। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें सीलिएक डिजीज की तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। ग्लूटेन नहीं आप पेशेंट को दे सकते, लेकिन अगर इसी तरह ही पेशेंट प्रेजेंट करे कि हमने उसको
एक होती है चलो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, सीलिएक डिजीज होती है, जो कि हमारे इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर हम कोई चीज देते हैं तो पेशेंट को डायरिया हो जाता है, ठीक है, उसको हजम नहीं हो रही है कोई चीज, ये हमें कंप्लेंट्स आ रही होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न है, आपके पास प्रेजेंट किया है, एमसीक्यूज में आया है कि उसको फीड जैसे ही कराया है साथ ही उसने लूज स्टूल्स पास कर दिए या उसने स्टूल्स पास कर दिए, तो उसमें कौन क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? साथ ही अगर फॉरेन फॉरेन हिस्ट्री आ जाती है तो फिर क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? हाँ, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रो डॉक्टर सायरा, कल भी मैंने ये बताया था, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की फॉरेन हिस्ट्री नहीं आती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फूड ने इंटेस्टाइन तक जाना है, उसके बाद जो है वो उसके अंदर, हाँ 6 to 8 आवर्स तकरीबन लगेंगे, जाहिर है पूरा प्रोसेस होना है। ठीक है, अगर लैक्टेज नहीं है तो फिर वो और बात होगी कि डायरिया हो गया पेशेंट को, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में कोई टाइम नहीं लगता, इसमें फौरन जो है वो स्टूल पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीलिक डिजीज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है? एक, IgA-TTG, जिसे हम कहते हैं IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एक ये बात बहुत ज्यादा आती है, आपने ये जरूर करवाना है। उसके बाद क्या है? एंटी एंडोमिजाइल एंटीबॉडीज, ठीक है, सिलिक डिजीज में आप एंटी एंडोमिजाइल एंटीबॉडीज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर ग्लाइटन पेप्टाइडेज जो एंटीबॉडीज हैं उसका एमसीक्यूज बहुत कम आता है। तीसरा जो एमसीक्यूज आता है वो आता है कि आपके पास लिखा होगा कि पेशेंट जो है वो डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, उसकी आपने लैब्स करवाई हैं, उसकी विलस जो है वो एट्रॉफी आ रही है, ठीक है, और क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया आ रहा है और लिम्फोसाइटोसिस आ रहा है, ठीक है। तो विलस एट्रॉफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ये तीनों चीजें जो है वो सीलिएक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और ये ग्लूटेन फ्री डाइट जिसमें हमने देनी है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डायरिया है, ग्लूटेन फ्री डाइट भी उस पर कोई असर नहीं कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्फेक्शियस कॉज है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इट डिपेंड्स ऑन कि वो उसको उसके साथ अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बता देता है, ब्रोंकियोटेसिस का बता देता है, फिर डायरिया का बताता है, पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का बताता है, तो फिर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ जा सकते हैं। इस सब का नहीं बताता तो इन्फेक्टिव कॉज है। और मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्टिव कॉज जो कि एंटीबायोटिक्स में भी ठीक नहीं हो रहा होता, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कार्डियसिस, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं यही बता रही हूँ कि अगर सीलिएक डिजीज का पेशेंट आएगा तो वो आपके पास ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक हो जाएगा। सीलिएक डिजीज में आपसे हल भी पूछे तो ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, हल यही है सीलिएक डिजीज का। आपने एंटी टीटीजी करा ली, आपने एंटी एंडोमेजाइल एंटीबॉडीज करा ली, आपने उस पे चेक किया तो इसमें विलस एट्रोफी आ गई, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया आ गया, लिम्फोसाइट्स आपके सीबीसी पे रेज्ड है। क्या आपने जो लैब रिपोर्ट कराई है, जो आपने एपिथेलियम ली थी कोलोनोस्कोपी के बाद या वैसे, तो उसके अंदर आपकी लिम्फोसाइटोसिस जो है वो उसका कलर आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हो गया ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक हो गया, लेकिन एक एमसीक्यूज आया जिसमें पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट से भी ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक से भी ज्यादातर ठीक नहीं हो रहा, तो वो गियार्डियसिस की तरफ ज्यादातर बात जाती है जो आपके एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। और अगर तो ब्रोंकिटिस के साथ डायरिया और इस तरह की बात करें या पेंक्रेटिक इंसफिशिएंसी की, तो फिर उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, ठीक है। तो ये तीन चार जो एमसीक्यूज है ना, आगे पीछे एक जैसे आते हैं, ठीक, तो रूल आउट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, विपल डिजीज का सिर्फ एक एमसीक्यूज आता है, दैट इज द पास पॉजिटिव, ठीक है, ये इसका टेस्ट है। पास पॉजिटिव होता है, फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जो आपके पास फ्लोरा आएगा उसके अंदर आपके पास जो है वो फोमी मैक्रोफेजेस और पास पॉजिटिव, ठीक है, यही आपको टेस्ट मिलेगा पास पॉजिटिव, बस याद रखना है विपल्स के साथ, ठीक हो गया। इसके अलावा जो क्रॉन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस से आपको पता होना चाहिए मोर प्रोन टू कार्सिनोमा होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ हमारे पास एन का कौन सा इन्वॉल्व होता है, किसी को पता है?
एन का कौन सा इन्वॉल्व होता है? नहीं, पी एन का अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है ना, पी ही अब वापस पीछे बचा जाए, सी बता रहे हो, मैंने नहीं कहा है तो पी ही बचा। ठीक है, ओके फाइन विद इट, कोई बात नहीं। पर अब भूलना नहीं, जब नेक्स्ट पूछूंगी जेनेटिक्स में पूछूंगी, याद रखना। अच्छा, क्या है कि जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, उसके अंदर डिफरेंट प्रेजेंटेशन हैं, जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है, ठीक है। इसके अलावा पोलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, ठीक है, जो वेस्कुलाइटिस की टाइप है, वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ उसके भी चले जाते हैं। हाँ, गाल स्टोन्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा में भी यही है। तो इसीलिए ना पी एन का की एसोसिएशन होती है वेस्कुलाइटिस के साथ भी। तो वो इसलिए जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये पी एन का आ जाता है, इसकी एसोसिएशन आती है, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इंफ्लेमेशन होती है, और ऊपर से लेके जो है ना वो कॉन्टिन्यूस लीजन चल रही होती है, कोलोनिक लीजन, ठीक है। कोलोन को इन्वॉल्व करती है, कॉन्टिन्यूस लीजन होती है, सब म्यूकोजा और म्यूकोजल लेयर इन्वॉल्व होती है बस, ठीक है। और जो ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है वो क्रॉन्स में होती है। क्रॉन्स के अंदर क्योंकि ऊपर से लेके सारा गट इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर स्किप लीजन आती रहती हैं। इसके अलावा कोलॉन में कोबलस्टोन आएगा, स्ट्रिंग साइन आएगा, फिस्टुला फॉर्मेशन आएगा, अल्सरेटिव में अल्सरेशन आएगी, क्रिप्ट एब्सेस आएंगे, और इसके अलावा लेड पाइप अपेयरेंस आएगा। तो ये जो दो डिफरेंस है ना, ये याद रखने हैं कि अल्सरेटिव के साथ क्या है। और अल्सरेटिव ज्यादातर वेस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, इनका लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। जो ज्यादा बड़ी बड़ी डिजीजेज है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है। फिर ना इनके एमसीक्यूज भी आते हैं, आप इनकी रेमिटेंस में क्या देते हैं और इनकी प्रिवेंशन में क्या देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वो आगे हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसके अंदर भी एक दफा रिवाइज हो जाएगा रेमिटेंस और प्रिवेंशन का ना, तो मैं आपको कल ही बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन के अंदर क्या है कि टारगेट साइन आपको मिलेगा, इसका कोई ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है। दूर से आ रही है। यस, दूर से आ रही है। वैसे मैंने अपना जो माइक है ना वो बिल्कुल आगे रखा हुआ है मुंह के, कि दूर से ना आए। पता नहीं कितनी दूर है, अभी मुझे बताओ दूर से है, ठीक है। बेहतर है। चलो ठीक है, ओके। इंटरसेप्शन के अंदर हमारे पास ना एमसीक्यू तो आपको बहुत नहीं मिलेंगे, बस एक उसका साइन, टारगेट साइन याद रख लो कि एक बाउल ना दूसरी बाउल के अंदर घुस जाती है, ठीक है, इंटरसेप्शन आसान लफ्जों में जो बात है। तो टारगेट साइन जो है वो बस याद कर लो, बाकी इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, पोलिप्स के साथ भी, पोलिप्स आपको पता है, पोलिप्स जो होंगे ना, हाँ, टेलीस्कोपिक अपीयरेंस होती है। जो पोलिप्स होते हैं वो पोलिप्स जो है वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो ज्यादातर आता है वो जुवेनाइल पोलिप्स बच्चों के साथ आएगा, ठीक है, लेस देन 5 years ओल्ड में। और जो फैप होता है, फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस, इसको कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फैप अडल्ट्स में होता है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ आपके पास जब पोलिप्स मिल जाते हैं तो वो एक हमारे पास सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है, ठीक है, कि आपको कोलोन में थाउजेंड्स ऑफ पोलिप्स मिल गए हैं, तो फैप का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है। और एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जी जो है वो इसमें हम कराते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आता है एमसीक्यूज, कर्कट सिंड्रोम का और गार्डनर सिंड्रोम होता है। अब जब हमारे पास फैप होता है ना, फैप जब हमारे पास आ जाए विद द बोन्स, ठीक है, जिसमें ऑशियस एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स आ जाए,
तो उसके अंदर हमारे पास गार्डनर सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जो गार्डनर्स होते हैं ना, वो अपने हाथ से, ठीक है, बाजू का इस्तेमाल करते हैं, साथ में टांगों का चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका काम सारा हाथ से होता है, उनकी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जब बोन्स इन्वॉल्व होती हैं तो फैप के साथ जब ऑशियस हमारे पास होगा या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होगा, तो उसमें जो है वो हमारे पास गार्डनर सिंड्रोम होगा। और जो टर्कट सिंड्रोम है वो टर्बन से याद कर लो। टर्बन आप सर पे पहनते हो ना, तो फैप के साथ अगर हमारे पास सीएनएस ट्यूमर आएगा मलिग्नेंट, तो उसे हम टर्कट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक हो गया। तो टर्कट को टर्बन से याद कर लो कि सीएनएस सिम्टम along with the fab is the turgid। और गार्डनर से हाथ से सारा काम करना होता है, तो उस दौरान जो है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है बोन्स की। तो बोन्स का जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है उसके साथ फैप पॉजिटिव आएगा, तो गार्डनर सिंड्रोम, ठीक हो गया। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आपका जो रेक्टोसिग्माइड एरिया होता है उस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। रेक्टोसिग्माइड जो सिग्माइड से लेकर रेक्टम तक जा रहा है, सिग्माइड कोलॉन से रेक्टम। बाकी असेंडिंग कोलॉन का आपको पता है, असेंडिंग कोलॉन जो है वो डिसेंडिंग कोलॉन, इसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के बीच में चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास राइट साइड पे जो असेंडिंग कोलॉन होती है, अगर वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें ओकल्ट ब्लीडिंग आती है। और अगर लेफ्ट साइड वाली रेक्टोसिग्मॉइड एरिया हमारे पास कार्सिनोमा में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके अंदर हेमेटोकेजिया आ जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एप्पल कोर साइन बात दफा आता है, बात बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। कोलॉन कैंसर के लिए एप्पल कोर साइन और सीईए ट्यूमर बस याद रखना है। कोलॉन कैंसर के लिए सीईए ट्यूमर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली, एक उसकी साइड, ठीक है, कि रेक्टोसिग्मॉइड एरिया पे ज्यादा होता है, देन असेंडिंग देन डिसेंडिंग एरिया। और दूसरा है कि राइट साइड होगा तो ब्लड ब्लीडिंग होगी, लेफ्ट साइड होगा तो हिमेटोकेजिया होगा, ठीक है। और एप्पल कोर साइन और सीईए ट्यूमर जो है वो कोलोन कैंसर के अंदर होता है, ठीक है। ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एपीसी जीन के साथ लॉस ऑफ अगर एपीसी जीन होगा तो कोलोन रिस्क होगा, क्योंकि एपीसी आप चेक करते हैं फैप के अंदर, ठीक है। एपीसी ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। अगर उसने ट्यूमर को सप्रेस नहीं करना तो फैप कैन बी डेवलप्ड इनटू द कोलोन कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि बाज दफा एपीसी जीन का, कि जब एपीसी जीन लॉस हो जाएगा तो कोलोन कैंसर के हमारे पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एपीसी इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो लॉस हुआ तो अगर फैप हुआ पेशेंट को, ऑलरेडी आपके 1000 से ज्यादा पोलिप्स हैं जो कि मोर प्रोन टू कार्सिनोमा है ऑलरेडी, तो उसके अंदर एपीसी आगे पीछे हुआ तो उसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एपीसी के साथ जो है वो इन्वॉल्व होता है हमारा एक कोलोन कार्सिनोमा, ठीक है। और सीईए ट्यूमर मार्कर हम इसमें करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई मुश्किल इसमें? ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद हम लीवर पैथोलॉजी मार्कर्स कर लेते हैं। जो वायरल होता है ना, वायरल जो हेपेटाइटिस होता है उसमें हमारे पास एएलटी ज्यादा रेज होता है देन एएसटी। इसको कैसे याद कर सकते हो? वायरल के आखिर में एल आता है, ठीक है। तो एएलटी ज्यादा रेज है देन एएसटी, ठीक है। वायरल है जो एएलटी रेज है एएसटी से। एक बात, ड्रग इंड्यूस भी एएलटी ज्यादा होता है, लेकिन जो अल्कोहलिक होता है ना, ठीक है, जो अल्कोहलिक होता है ना वो सोते रहते हैं, ठीक है। जो अल्कोहलिक होते हैं वो सोते रहते हैं। तो जो सोते रहने से क्या है, एएस, ठीक है। एएसटीएस से वो मैं बता रही हूँ एएस, ठीक है। सिंपल वे टू लर्न ना। तो अल्कोहलिक है वो सॉल्वुलेंस याद कर लो, तो सोते रहना ना याद करो। सॉल्वुलेंस भी होती है नींद नहीं रहना, ठीक है। या तो सॉल्वुलेंस में रहते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं, तो उससे एएसटी याद करते हैं, ठीक है। तो वायरल के लिए एएलटी ग्रेटर देन एएसटी और अल्कोहलिक के लिए एएसटी ग्रेटर देन एएलटी। नॉन अल्कोहलिक में भी एएलटी ग्रेटर देन एएसटी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिरोसिस या फाइब्रोसिस हो गई है नॉन अल्कोहलिक में तो एएसटी ही ज्यादा होगा। अच्छा अभी बताओ।
मैं ये बता रही हूँ कि हेपेटाइटिस में जब वायरल आप कहोगे ना, वायरल के एल से याद रखना है ALT ग्रेटर देन AST। जब आप अल्कोहलिक देखोगे तो अल्कोहलिक में पेशेंट सोलमोनेंस में रहता है, सेल्स फॉर सोलमोनेंस एस विद AST ग्रेटर देन ALT। ठीक है, तो अल्कोहलिक में AST ग्रेटर देन ALT। नॉन अल्कोहलिक में भी ALT ज्यादा होता है, लेकिन अगर सिरोसिस और फाइब्रोसिस हो गई है नॉन अल्कोहलिक पेशेंट को, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास AST ग्रेटर देन ALT, जो अल्कोहलिक के सीक्वेंस है। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई स्टोन वगैरह आ गया, जैसे गॉल स्टोन है या कोलिसिस्टाइटिस है, उसके अंदर ALP रेज होता है। ठीक है, ALP रेज होता है हमारे पास गॉल स्टोन और कोलिसिस्टाइटिस। ALP और कहाँ रेज होता है? हाँ, ब्रोनिस ऑप्शन से कौन सी डिजीज है ALP रेज होता है? वेरी गुड डॉक्टर फाइजर। पेचर डिजीज में हमारे पास स्पेसिफिक फीचर है ALT, जो है वो हमारे पास ALP रेज होता है। ठीक है, अगर हेपेटोबिलियरी कॉज है तो वो ALP GGT रेज्ड है। अगर प्रेगनेंसी है तो GGT को चेक कर ले। प्रेगनेंसी में जो मर्जी MCQ है, कह दिया उसने प्रेगनेंसी है, तो फिर आपने चेक करना है GGT को। ठीक है, जो गैमा GT जिसे कहते हैं ना, वो चेक करना है आपने प्रेगनेंसी में, स्टेटस ऑफ हेपेटाइटिस देखने के लिए। ठीक है, और अगर आपने दो टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के दरमियान फर्क करना है, तब भी आपके पास गैमा GT है। ठीक है, तो गैमा GT दो जगह यूज होना है, एक प्रेगनेंसी में चेक करना है आपने, और दूसरा दो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के दरमियान डिफरेंस चेक करना है, तो गैमा GT से चेक करना है। ठीक हो गया? के बाद जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। कॉन्जुगेटेड से याद ये रखना कि जो हमारी कॉन्जुगेशन है वो होती है लीवर में। अब अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा तो कॉन्जुगेटेड का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास लीवर के बाद यहाँ पे आ सकता है बिलियरी डिजीज का प्रॉब्लम, स्टोन्स आ सकते हैं। कॉन्जुगेशन हो गई है, अब उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि उसके बाद गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम आ सकता है, बिलियरी स्टोन्स का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, एक ही बात है। और जो हमारे पास आती है ड्यूबन जॉनसन तो रॉटर सिंड्रोम, ये दोनों आती है। लेकिन ड्यूबन जॉनसन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, रॉटर इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं करता। तो ड्यूबन जॉनसन के आपके पास MCQs आएंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया में और नियोनेट्स में। ठीक है, और या इन्फेंट्स 1 साल कुछ महीने के बच्चे हैं, उसके अंदर हमारे पास कंजेंटल कॉज ड्यूबन जॉनसन हो सकता है। ठीक है, ये कंजेंटल कॉज है। और जो हमारे पास गिलबर्ट और क्रिगलन नजार होती है, ये अनकॉन्जुगेटेड की हमारे पास कंजेनिटल कॉजेज होती हैं, जिसमें ज्यादा हमारे पास जो प्रेजेंट करता है पेशेंट वो गिलबर्ट सिंड्रोम का प्रेजेंट करता है। ठीक है, और MCQs भी आपके पास यही आएंगे। अनकॉन्जुगेटेड जो हमारे पास बिलिरुबिनीमिया होता है, वो क्योंकि लीवर से पहले पहले की बात होती है, इसीलिए हिमोलिसिस भी उसमें हो सकती है। अब हिमोलिसिस में काफी कॉजेज हो सकते हैं। अगर LDH रेज होगी है तो हिमोलिसिस है। ठीक है, जब RBCs टूटते हैं तो हमारे पास LDH भी रेज हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि उसने MCQs में आपके पास हिमोलिसिस की कोई हिंट दी है पीछे से कि नहीं दी, या उसने कंजेंटल कॉज पूछी है। अगर तो उसने कंजेंटल कॉज पूछ ली है तो फिर तो आपको गिलबर्ट या रॉटर्स वो क्रिगलन नजार में से एक चूज करना है। ठीक है, और जिसमें ज्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो गिलबर्ट के आते हैं। ठीक है, और गिलबर्ट के MCQs भी ज्यादा आते हैं, क्रिगलन नजार के इतने नहीं आएंगे। ठीक है, वो हम MCQs में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर हिमोलिसिस तो उसने दे दी है कि पेशेंट को, अब इसी तरह ही अगर मैं बोलूं कि एक पेशेंट का ब्लड लिया है और ब्लड सैंपल हमने रखा है, जब हमने ब्लड सैंपल रखा उसके बाद हमारे पास सैंपल में LDH भी आने लग गए। ठीक हो गया, एक ओवरनाइट हमने सैंपल रखा। ठीक है, अब ओवरनाइट सैंपल रखा है, अब हमारे पास LDH भी आ गया, रेज आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ठीक है, पेशेंट को उसने नहीं बताया कि वो येलो है,
पेशेंट को नहीं बताया कि उसको जॉन्डिस का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसने यही बोला कि हमने ब्लड लिया और हमने ओवरनाइट जो है वो ब्लड रखा और एलडीएच रेज हो गए। तो क्या हुआ ब्लड में? hemolysis। हिमोलिसिस हो गई, ठीक है। तो हिमोलिसिस के अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे आपके पास रेटिकम, ठीक है। दूसरा आपके पास पेरिफेरल स्मेल पे कोई बात कर देगा। तीसरा अगर ऑटोइम्यून की बात करेगा तो खून स्ट्रेस की बात कर देगा, ठीक है। और अगर कंजेंटल पूछेगा तो फिर न्यू बॉर्न बेबी होगा या कुछ महीनों का होगा जिसमें कंजेंटल कॉज पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें डिफ्रेंशिएट करती है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस के अंदर क्लोरोफिकल रूट से ए और ई ट्रांसफर होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हैप ए होता है जो कि फूड एसोसिएटेड ज्यादा होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी मोस्ट कॉमन हैप ए ही होता है, लेकिन अगर एमसीक्यूज ये आ जाए कि प्रेगनेंसी में फेटल कौन सा है, या ये एमसीक्यूज आ जाए कि आपकी जो लेडी है वो गई हुई थी दूर दराज इलाके में, घूम घुमा के वापस आई है, प्रेग्नेंट लेडी है और आपको उसको हेपेटाइटिस हुआ है, तो दैट विल बी हेपेटाइटिस ई जो कि फेटल हो, ठीक है। तो जब इस तरह की डिस्टेंट एरिया में ट्रैवल की हिस्ट्री आएगी, प्रेग्नेंट लेडी होगी, फेटल होगा, उसके लिए हेपेटाइटिस, दैट इज द हेपेटाइटिस सी। अगर इस तरह की हिस्ट्री ना दें, सिर्फ इतना बोलें कि मोस्ट कॉमन इन द प्रेग्नेंट लेडी है, दैट इज द हेपेटाइटिस ए। बहुत ध्यान से एमसीक्यूज को पढ़ना, पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, मोस्ट लीडर या कॉमन वायरस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हमारे पास कॉमन वायरस है ना ट्रांसफ्यूजन के बाद, दैट इज द साइटोमेगेलो वायरस। लेकिन अगर हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो हेप बी जो है वो ज्यादा मसले करता है देन हेप सी। पाकिस्तान में हेप सी ज्यादा है, ठीक है। जब एचसीसी की बात करते हैं तो हेप बी जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी हेप बी ज्यादा करता है हेप सी से। लेकिन आपने वार्ड्स में भी देखा होगा पाकिस्तान में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए हेप सी ज्यादा है देन हेप बी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, वर्ल्ड वाइड हेप बी ज्यादा है हेप सी से कार्सिनोमास के लिए, लेकिन पाकिस्तान में हेप सी ज्यादा है हेप बी से फॉर द कार्सिनोमा, ठीक है। फर्क याद रखना है, अगर वो पाकिस्तान को मेंशन कर दे देन यू शुड गो विद द हेप सी। अगर पाकिस्तान मेंशन ना करे तो वर्ल्ड वाइड हेप बी होता है जो कि कार्सिनोमा करता है, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। सेक्सुअल सेपरेट से हेप बी पास करता है, ठीक है। सिरोसिस के अंदर हमारे पास अल्कोहल हेप सी और बी, सिरोसिस सी से सिरोसिस, अल्कोहल ज्यादा सिरोसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेप सी और हेप बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नीडल स्टिक्स वगैरह से भी हेप बी पहले ज्यादा है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटरी हेप बी है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल्स लगी हैं तो उसके बाद भी हेप बी है, ठीक है। फिर एफ सी और एच आई वी है नीडल्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसका एक टेबल समझना कि उसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, विंडो पीरियड है, ठीक है। इसके मैं एक टेबल देखती हूँ और आपको फिर उससे बताती हूँ। चलेंगे, ये हमारे पास आ गया है टेबल एक, ठीक है।
ठीक है, टेबल ये आ गया। अब हमने इसमें देख